मोकोटो शिनकाई इकलौते जापानीज राइटर और डायरेक्टर जिन्होंने 2 बार इंडिया में विजिट किया है, जिनकी मूवीज को अपने यहाँ कितना क्रेज है ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने सिग्नेचर कैंपेज के बारे में सुना था और जब मैं भारत पहुंचने के बाद में जब स्टेज पर गया और वो सभी लोग चिल्ला रहे थे और जीवन में पहली बार मुझे एक रॉक स्टार जैसा महसूस हुआ। यह सचमुच बहुत अच्छा लगा था। मुझे एज एनिमे टीएम और साथ ही बहुत सारे क्रिएटर्स को ये मौका मिला कि हम हमारी ऑल टाइम फेवरेट एनिमे मूवीज लाइक योर नेम और 5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड के डायरेक्टर मोकोतो शिनकाई से मिल सकें। मोकोटो शिनकाई जिन्होंने हमें कितने सारे अमेजिंग मूवीज दिए हैं, कितने सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और ये कितने हम्बल इंसान है ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मोकोटो शिनकाई के बारे में जिन्हें शायद ही तुम जानते होंगे, जैसे कि उनके 3 लव इंटरेस्ट रह चुके हैं और उनके ताल्लुक एक क्रिमिनल और उन्होंने 90 बिलियन टुकड़ा दिए थे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मोकोतो शिनकाई का जन्म हुआ था 7 फरवरी 1973 नगानो प्रीफेक्चर में। और नित्सु फैमिली में। मोकोतो शिनकाई जिनका असली सरनेम नित्सु है, फॉर सम अननोन रीजन उन्होंने फेमस होने के बाद नित्सु की जगह शिनकाई सरनेम यूज करने लगे थे। नहीं, उन्होंने सरनेम चेंज नहीं किया था, बस शिनकाई यूज करने लगे थे। जिनकी नित्सु फैमिली नित्सुगामी कॉर्पोरेशन लिमिटेड चला रहे थे। वो एक जनरल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो स्टैब्लिश हुई थी 1909 में, जिनकी लेगेसी जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन की जा रही थी। तो नित्सु शिनकाई घर के बड़े बेटे थे और उनका पूरा बचपन नगानो प्रीफेक्चर में बीता था, जो काफी खूबसूरत टाउन था, जिस वजह से इस गांव का प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। बड़े होने के साथ वो इस खूबसूरत स्केनरी का हिस्सा बनना चाहते थे, इसलिए इन सभी सीन की ड्राइंग करने लग गए जो इनके लिए पोएम लिखने जैसा था। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ वो खेल सके या मौज मस्ती कर सके, इसलिए वो कई सारे मूवीज को देखकर एंजॉय किया करते थे। फेवरेट मूवी थी द पुटा कासल इन द स्काई, डायरेक्टेड बाय हयाओ मियाजाकी। तो उन्हें बचपन में ही साइंस फिक्शन और उनके बचपन की कॉमिक स्टोरीज बहुत पसंद थी। तो फिर कुछ समय बाद उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक कंप्यूटर ला कर दिया, जो उस समय काफी महंगा था, अमीरों के लिए भी। बाय द वे ये कंप्यूटर कुछ खास नहीं था, जिसमें वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, बिल्कुल मेरे कंप्यूटर जैसा। यहीं पर उनके समझ में आया कि वो एनिमेशन और गेमिंग फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। और उनके मिडिल स्कूल में उनको फर्स्ट लव हुआ था, सेकंड ग्रेड में एक लड़की से जो उस टाइम वॉलीबॉल टीम में थी, और उन्होंने अपने प्यार को कन्फेस भी किया था। भाई कुछ सीखो इनसे, इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी में। इतना एज गैप होने के बाद भी कन्फेस कर लिया। और यहाँ हमारे दोस्त हैं जिनका बचपन का प्यार है लेकिन बोल नहीं पाते, और बाद में इनके सामने इनकी क्रश को कोई ले उठता है और फिर जिंदगी भर उनके नाम पे रोते हैं। भाई इतना भी सच नहीं बोलना था यार। उन्हें मिडिल स्कूल से ही मांगा, एनिमे और नॉवेल्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। सो आफ्टर ग्रेजुएशन इन नोजावाकी द हाई स्कूल, देन फॉर द फर्स्ट टाइम लेफ्ट फ्रॉम द टाउन एंड वेंट टू द टोक्यो फॉर द यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने चियो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जापानीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें 2 बार एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ गया था। अपनी पढ़ाई के साथ फैल्कन कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। फैल्कन एक वीडियो गेम कंपनी थी। तो उनकी 1994 में ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद फैल्कन कंपनी में फुल टाइम जॉब करने लगे थे। इसी वक्त उनके फादर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि जॉब ना करके अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर ले और इसे ही अपना करियर बनाए। उन्होंने मना कर दिया और फैल्कन में ही काम करते रहे, जहाँ वो सुबह के 6 बजे आते थे और रात के 12 बजे तक काम करते थे। और फिर घर पे जाने के बाद 3 घंटे एनिमेशन पर काम करते थे। फिर वो सोते थे सिर्फ 3 घंटे और फिर वापस 6 बजे काम पर चले जाते थे। इन्होंने ये सुपर ह्यूमन शेड्यूल 5 साल तक किया। भाई इसको कहते हैं डेडिकेशन। सर हमसे यार ठीक से रेगुलर बेसिस पर जिम नहीं हो पा रहा है और ये आदमी सिर्फ 3 घंटे की नींद लेता था। भाई आदमी कमाल है। और इस कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज में से थे। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मिका शिनोहारा से। फिर कुछ समय बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था और 1999 में DOGA-CG एनिमेशन कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया था। DOGA-CG एनिमेशन एक ऐसी कंपनी थी जो नए एनिमेटर्स को एनकरेज करने का काम करते थे, जिसमें कंपनी का कोई फायदा नहीं था। जो रात में 3 घंटे जिस एनिमेशन पे वो काम करते थे वो थी शी एंड हर कैट। एक 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी जिसमें कैट और उसकी ऑनर के बीच का रिलेशनशिप को कैट के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था। इस शॉर्ट फिल्म को मैं एक पोएम कहूंगा जिसे इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है। 5 मिनट में इससे अच्छी कहानी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और इस मूवी में उन्होंने पहली बार अपनी वॉइस दी थी, मतलब मकोटो शिनकाई और उनकी गर्लफ्रेंड ने अपनी आवाज दी थी। これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。
और इसी मूवी ने कई सारे अवार्ड्स और एक ग्रैंड प्राइज भी जीता था। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई टेन मॉन से, जिन्होंने आगे जाकर इनके कई सारे मूवीज में म्यूजिक दिया। इन सभी अवार्ड को जीतने के बाद भी वो फैल्कन कंपनी में ही जॉब करते थे अंटिल जून 2000। उन्होंने कॉकपिट में सेल फोन पकड़ते एक लड़की की ड्राइंग बनाई और यहीं पर वो नई कहानी के लिए इंस्पायर्ड हुए, और एक ऐसी चीज जिससे किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा कि अब जॉब करना या हमें जिस चीज से खुशी मिलती है वो करनी है। तभी उन्होंने सोचा देयर इज ऑलवेज अ वे, आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। फिर कुछ समय इंतजार करने के बाद 2001 में उन्हें इटोची कॉर्पोरेशन से ऑफर आया कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपकी मूवी के राइट्स को एक्वायर करना चाहते हैं, बेसिकली उनकी मूवीज बनाकर बेचना चाहते हैं। फिर क्या था, उन्होंने फैल्कन कंपनी में रिजाइन किया और यहाँ चले गए। अब मिस्टर शिनकाई ने अपने आप को घर में बंद कर लिया था, खुद ही पूरे डायलॉग्स लिखे, कंपोजिशन किया, खुद से पूरा एनिमेशन का काम भी किया, वो भी मैगजी 4 का यूज करके। और ये शॉर्ट फिल्म इन्होंने इनको सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई थी, लेकिन फिर भी इन्हें काफी प्रॉब्लम्स आई थी इसे बनाने में, क्योंकि पूरा काम ये खुद से कर रहे थे बिना किसी फंडिंग के। और इस मूवी में भी उन्होंने और उनकी गर्लफ्रेंड ने वॉइस दी थी, और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्हें 7 महीने लगे थे। जस्ट वाओ। यहीं पर 20 साल पहले मैंने मेरी पहली फिल्म बनाई थी। अभी मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, मैंने अभी इसे ज्यादा बढ़िया कहानी लिखी होती, लेकिन इसे देखकर मुझे खुशी होती है। मुझे इन सिंपल लाइंस में हिम्मत और ताकत महसूस होती है। उस समय मैं यही कर सकता था। फिल्म बनाने में सबसे मुश्किल काम पहला कदम उठाना है। मैंने सीधे एक रास्ते पर भागना शुरू करा और कभी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस मूवी की कहानी मिकाको नाम की स्कूल गर्ल की है, जिसे स्पेस आर्मी में भर्ती किया जाता है, जो मेगाजोर्ड में बैठकर एलियन से अर्थ की रक्षा करते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन अपनी हीरोइन को तो एक लड़के से प्यार भी है, और उसे बात करने के लिए उसके पास सिर्फ एक सेल फोन है, जिसमें वो ईमेल करके एक दूसरे से बात कर पाते थे। लेकिन वक्त के साथ मिकाको स्पेस में बहुत दूर जा रही थी, जिससे ईमेल बहुत देर से पहुंचता था, और लिटरली एक मेल को आने में 8 साल लग जाते हैं। ये काफी हार्ट ब्रेकिंग मूवी है। दोनों के बीच का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफी प्यारा है, और ये मूवी सिर्फ 25 मिनट्स की है, जिसके विजुअल्स ज्यादा अपीलिंग नहीं है शिनकाई के बाकी मूवीज की तरह, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड। मोकोतो शिनकाई कहते हैं काम के बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी अपने गर्लफ्रेंड से मैसेज करके वो बातें करते थे। इसे उन्होंने इस कहानी की इंस्पिरेशन ली है। एंड लापुटा मूवी से भी। इसी मूवी में पहली बार टेनमोन जी ने अपने म्यूजिक कंपोजिशन किया था। इस मूवी को फरवरी 2002 में मोकोतो शिनकाई ने रिलीज किया था, और रिलीज के साथ ही इंस्टेंट हिट हो गई थी, इसीलिए योशिहिरो हाजिवारा ने इसे प्रोड्यूस किया। और इन दोनों मूवीज को प्रोफेशनल वॉइस एक्टर से रीडअप करा के 19 अप्रैल 2002 में डीवीडी में रिलीज किया था। एंड ये इतना ज्यादा फेमस हो गया, कई सारे बड़े मूवीज डायरेक्टर मोकोतो शिनकाई को पहचानने लग गए थे, और यहाँ तक मोबाइल सूट गंडम डायरेक्टर योशियोकी टोमिनो मोकोतो शिनकाई से पर्सनली मिलने आए थे। अभी इतने ज्यादा फेमस होने के बाद इस मूवी को 10 जून 2003 में नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया गया, और इसके बाद मिस्टर शिनकाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इस मूवी ने उन्हें 2003 में बेस्ट डायरेक्टर और एरिगातो अवार्ड भी जीता था। इसके बाद उन्होंने बनाई द प्लेस प्रॉमिस्ड इन आवर अर्ली डेज, उनकी पहली मूवीज जिसे उन्होंने अपने अकेले दम पर बनाया था। लेकिन अब उनके पास फंडिंग है, 100 लोगों का स्टाफ है, पूरी सुविधा है और पूरा टाइम है। तब उन्होंने जाकर बनाई पहली फुल फ्लेज्ड मूवी, एक साइफाई रोमांस मूवी थी, जो 2 लोगों के बीच की कहानी दिखाती है जो वॉर में बिछड़ गए थे। एंड इससे ज्यादा कुछ बताया तो स्पॉइल हो जाएगा। ये मूवी इतनी अच्छी है कि इसे जापानीज फिल्म फेस्टिवल के 70th एनिवर्सरी में दिखाया गया था, और इस मूवी ने भी कई सारे अवार्ड जीते थे। लेकिन इसके बाद मोकोतो शिनकाई ने मूवीज बनाना बंद कर दिया था। कहा जाता है कि उनका मिका शिनोहारा के साथ ब्रेकअप हो गया था, और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए थे, और ये बात उन्होंने कभी कंफर्म नहीं किया। ऐसा कहा जाता है क्योंकि 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड ये मूवी में जिसमें 3 कहानियां दिखाई है, उनमें फर्स्ट एंड थर्ड वाली कहानी इनके रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि 2 लवर काफी लंबे समय से एक दूसरे को मिलने वाले हैं, लेकिन जिस दिन वो मिलने वाले हैं उस दिन कई सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो लिटरली पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं अपने प्यार के सिर्फ एक दीदार के लिए। फिर बहुत ज्यादा मेहनत और इंतजार के बाद वो किस तरह मिलते हैं ये हमें दिखाया जाता है। लेकिन थर्ड स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि अब वो दोनों बदल चुके हैं, दोनों मूव ऑन हो गए हैं। हमारी हीरोइन की तो शादी भी है, और कहानी बेसिकली ये दिखाती है कि एक वक्त जो इंसान हमारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज था, जिसके एक पल के दीदार के लिए हम मरे जाते थे, जिसे मिलने के लिए हम सारी दुनिया से लड़ जाते थे, लेकिन ये चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। चीजें बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लोग वक्त के साथ अपनी सभी खुशी भरी यादों को भुला देते हैं, और एट द एंड जिंदगी को सच्चाई का सामना करना पड़ता है, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, और जो लोग आपसे करीब है उन्हें उनके अच्छे के लिए भुला देना पड़ता है। बस उन यादों को ही याद करो जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए।
इस मूवी से ही मोकोटो शिनकाई ने रियल लाइफ प्लेसेस को एनिमेट करना शुरू किया था और खुद से ही एनिमेट करने लग गए थे। उन्हें अच्छे से पता था कलर ब्रांडिंग कैसे करना है, शैडो कहाँ और कितनी होनी चाहिए ये उन्हें बेखुद पता था। इनके मूवीज के सीन इसीलिए इतने ज्यादा खूबसूरत होते थे। ये मूवी इतनी ज्यादा हिट हो गई कि लोगों ने मोकोतो शिनकाई को नेक्स्ट हायाओ मियाजाकी से कंपेयर करना शुरू कर दिया था और इस मूवी ने बेस्ट मूवी इन एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट का अवार्ड भी जीता था। और इस मूवी की एंडिंग से कई लोग खुश नहीं थे। लोग चाहते थे कि इस मूवी की एंडिंग को बदल दिया जाए। कई लोगों ने तो हद ही पार कर दी थी। सीधा एंडिंग चेंज करवाने के लिए मोकोतो शिनकाई को आने लग गए थे, लेकिन उन्होंने कहानी को चेंज नहीं किया। और इस पर मिस्टर शिनकाई कहते हैं, इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते। 2007 में रिलीज हुई इस मूवी में मोकोतो शिनकाई को बहुत ज्यादा फेमस बना दिया था। इसलिए जिस कंपनी के अंदर वो अपनी मूवीज को रिलीज किया करते थे, यानी इताचू कॉर्पोरेशन में, वहाँ उन्होंने नई कंपनी बनाई, कॉमिक्स वेब, जिसमें सिर्फ शिनकाई के मूवीज को बनाया जाएगा। देखो भाई, इसे कहते हैं जिस कंपनी में काम करते थे उसी कंपनी के मालिक बन बैठे। और इसी साल जापानीज इंटरनेशनल एक्सचेंज फाउंडेशन के लिए इन्हें 3 महीने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, लेकिन किसी तरह वो पूरा 1.5 साल इंग्लैंड में ही रह गए। वो 2009 में वापस आए, रिटायर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर मिसाका चिएको से शादी कर ली और शायद इनकी शादी अरेंज मैरिज थी, क्योंकि इनके लव मैरिज का कोई आर्टिकल कहीं पर पब्लिश नहीं है। और 2010 में उनकी एक बेटी भी हुई थी जिनका नाम चिसे नियुत्सु था। और इसके बाद मोकोतो शिनकाई ने एक से बढ़कर एक मूवी बनाई, जैसे कि चिल्ड्रन हु चेस लॉस्ट बॉयज। ये मोकोतो शिनकाई की पहली एक्शन थ्रिलर और सबसे लंबी मूवी थी। ये मूवी लव स्टोरी ना होकर अपने किसी के खो जाने के गम को दिखाती है। अब एक्शन थ्रिलर के बाद उन्होंने बनाई थी गार्डन ऑफ वर्ल्ड, एक सीरियस रोमांस रार एंड विजुअली अपीलिंग मूवी। और इसी साल एक और शॉर्ट मूवी समवन्स गेस भी बनाई थी। वो इतने सारे अच्छी स्टोरी लाइन और आइडियाज वाली मूवीज कैसे बनाते हैं, ये इनसे सुनो। खैर, असलियत में आपको सच बताऊं तो मैं उस समय उतनी दूर तक नहीं सोचता जब मैं एक फिल्म बनाता हूँ। मैं सभी फिल्म वही करता हूँ जो मैंने योर नेम के साथ किया था, वेदरिंग विद यू या सुजुमे के साथ। मैं असलियत में उस आदमी के बारे में सोचता हूँ जो मेरे बगल में बैठा है। वे क्या देखना चाहेंगे, मैं क्या देखना चाहूंगा, लोगों को क्या देखने में मजा आएगा, मेरी भावनाएं मुझसे क्या कह रही है। इसलिए मैं इतना दूर तक नहीं सोचता। जब मैं एक फिल्म बना रहा होता हूँ, मैं आमतौर पर अपने अंदर की ओर देखता हूँ। और चिल्ड्रन हु चेस लॉस्ट बॉय कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, लेकिन उसे सिर्फ 2012 के टोक्यो एनिमे अवार्ड में बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड जीता था। और गार्डन ऑफ वर्ड्स को किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। और 2011 में आई सुनामी और अर्थक्वेक से मोकोतो शिनकाई काफी ज्यादा पर्सनली इफेक्ट हुए थे, जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्परेट थे उन्हें अपने नए मूवीज में दिखाने के लिए। गार्डन ऑफ वर्ल्ड्स के बाद उनकी तीनों मूवीज डिजास्टर्स पर फोकस करती। गार्डन ऑफ द वर्ल्ड्स के बाद शिनकाई ने बनाई थी योर नेम मूवी। योर नेम मूवी एक मूवी ना होकर आज के लोगों के लिए एक इमोशन है। इस मूवी से मोकोतो शिनकाई को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था। वो बहुत बड़े नाम बन चुके थे। तो उनकी योर नेम मूवी पूरे जापानीज एनिमे इंडस्ट्री के 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से है। इस मूवी की हर चीज परफेक्ट थी और इसके बाद से उनके आने वाले हर मूवी की पहले से ही बहुत ज्यादा हाइप बनने लगी। फिर मिले या ना मिले, चाहेंगे तुमको बेपनाह, आने ना देंगे कोई गिले, तो फिर मूवीज भी कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वो अपने प्रोजेक्ट में टाइम लेते हैं और एक बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं। और 2020 में मोकोतो शिनकाई के फादर मासाकात्सु नित्सु, जिसे अपना मैनेजमेंट बंद कर दिया था, फिर उन्होंने फिर से एक बार मौका मिला था कि अब कंपनी को अपने हाथ में ले लें, लेकिन इन्होंने फिर से मना कर दिया था। फिर कंपनी को उन्होंने छोटे भाई को सौंप दिया था। और मोकोतो शिनकाई को वेदरिंग विद यू और योर नेम के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था और सुजुमे के लिए इंटरनेशनल एनिमेशन अवार्ड मिला था। लेकिन जब कोई फिल्म फेस्टिवल में हमारे काम को स्वीकार करता है तो ऐसा महसूस होता है कि हमने असलियत में कुछ खास चीज बनाई है और हमने एक कमाल का काम किया है। मोकोतो शिनकाई जो अपने हर मूवी में इंसानों के अलग अलग पहलू और इमोशन को दिखाते हैं। शिनकाई इमोशन को काफी अच्छे से शो करते हैं। लोनलीनेस, लोगों के बीच का मिसकनेक्शन, सोसाइटी का प्रेशर और बाकी के इमोशंस। शिनकाई अपनी मूवीज में डे टू डे लाइफ की चीजों को इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं कि तुम्हें उनसे प्यार हो जाएगा। भले ही वो बारिश, धूप, पटाखे, हरियाली, ट्रैफिक सिग्नल्स, जापानीज कल्चर, आसमान, घर के बेसिक से बेसिक चीज। क्योंकि सारी मूवीज ड्रामा रोमांस में सेनेट्रिक है, लेकिन उनकी किसी भी मूवीज को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये चीज रिपीट या बोरिंग है। मोकोतो शिनकाई ने हमें इतनी यादगार मूवीज दी है कि हयातो मियाजाकी के साथ अगर किसी डायरेक्टर को एनिमे इंडस्ट्री में याद किया जाएगा तो मोकोतो शिनकाई होंगे। इन दोनों के मूवीज में एक अलग ही कंफर्ट और सुकून मिलता है। वेदरिंग विद यू और सुजुमे को थिएटर में देखने के बाद मुझे इनकी अगली मूवी का इंतजार रहेगा। खोया सा है ये समा, जाने क्या पहले कहती है ये सारे सितारे, छिपते जा रहे खुद चुकी है समा के पहरे अब क्यों सारे।